लेक इकोलॉजी या झील पारितंत्र, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इकोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चंस को हैंडल करने में यूपीएससी में। और इस पे सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं या कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो आइए पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। झील क्या है? झील क्या है? जल का वो स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। और सामान्य रूप से झील भूतल के वे विस्तृत गड्ढे हैं जिनमें जल भरा होता है, और झीलों का जल प्राय स्थिर होता है। तो ये तो झील की डिफिनीशन हो गई, बेसिक डिफिनीशन। किसी भी जीव की तरह झीलें विभिन्न भू वैज्ञानिक और भू आकृतिक घटनाओं से उत्पन्न होती हैं। मतलब धरती पर जो ढेर सारी भू वैज्ञानिक घटनाएं हैं और भू आकृतिक घटनाएं हैं, वो झील को पैदा करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। समय के साथ साथ झीलों के इकोसिस्टम में, इकोलॉजी में बदलाव आता है। उनका आकार बढ़ता है, छोटा होता है, उनमें विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पैदा होती हैं। यानी उनमें संरचनात्मक बदलाव आते हैं और उनमें कार्यात्मक बदलाव आते हैं। संरचना की दृष्टि से बदलाव आते हैं और कार्यात्मक दृष्टि से बदलाव आते हैं। दो दृष्टि से बदलाव आते हैं, याद रखिएगा। संरचना और कार्यात्मक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ये दोनों तरह के चेंजेस आते हैं। और इन चेंजेस की वजह से झील क्या है? जीव की तरह ही, जो जैसे जीव क्या जन्म लेते हैं फिर नष्ट हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, उसी तरह कई सौ साल बाद, कुछ हजार साल बाद झील भी समाप्त हो जाते हैं। जो भारत में जो प्राकृतिक झीलें हैं, हालांकि उनकी संख्या कम है, वे ज्यादातर हिमालयी क्षेत्र, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदानों में स्थित हैं। पश्चिमी और प्रायद्वीपीय भारत के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में लगभग हजारों साल से ढेर सारे जल निकायों का निर्माण हुआ है। ये सब झील के हिस्से हैं। भारत में अगर हम बात करें, सबसे पुरानी मानव निर्मित झील कौन सी है? वो है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील क्या है? भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील है सुदर्शन। और ये लगभग 300 ईसा पूर्व की है। 300 ईसा पूर्व के समय सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील है और ये गुजरात के गिरनार इलाके में है। गुजरात के गिरनार इलाके में है। कुछ और बेसिक फैक्ट्स पर बात करते हैं, ये भी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। दुनिया की जो सबसे गहरी झील है वो क्या है? बैकाल झील। ये मीठे पानी की झील है, बैकाल झील। ये रूस के दो राज्यों इर्कुत्स्क ओब्लास्त और बुरयान डेमोक्रेसी, बुरयान गणतंत्र, इनके सीमा पर स्थित है। रूस के किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? इर्कुत्स्क ओब्लास्त और बुरयान गणतंत्र की सीमा पर ये बैकाल झील स्थित है। ये दुनिया की सबसे गहरी झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? वो सुपीरियर झील है। ये कहाँ है? कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच स्थित है सुपीरियर झील। दुनिया की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, ये ईरान, रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान से घिरी हुई है। जो कैस्पियन सागर है, दुनिया की सबसे बड़ी झील है। ये कहाँ है? ईरान, रसिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान से घिरी हुई है। दुनिया की सबसे नमकीन झील कौन है? वो मृत सागर है। ये इजराइल, जॉर्डन और वेस्ट बैंक से घिरी हुई है। मृत सागर कहाँ है? इजराइल, जॉर्डन और वेस्ट बैंक से घिरी हुई है। और ये दुनिया की सबसे ज्यादा नमकीन झील मानी जाती है। दुनिया में समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर जो स्थित झील है वो मृत सागर है। तो मृत सागर दुनिया की सबसे नमकीन झील भी है और समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है। भारत में जो सबसे बड़ी झील है वो कौन है? सांभर झील। ये राजस्थान में है, सांभर झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? कोल्लेरू झील। कोल्लेरू, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है।
कोल्लेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी तटीय लैगून कौन सी है? चिल्का झील है। ये उड़ीसा में स्थित है। जो चिल्का झील है वो क्या है? भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून है। भारत की सबसे बड़ी तटीय तटीय लैगून कौन सी है? चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। आंध्र प्रदेश में जो पुलिकट झील है वहीं पर श्रीहरिकोटा स्थित है। श्रीहरिकोटा जो भारत के विभिन्न अंतरिक्ष प्रक्षेपणों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये एक वन लाइनर क्वेश्चन आपका बनता है, इसलिए मैं ये सब थोड़ी बेसिक चीजों पे चर्चा कर रहा हूँ आज। किस देश को हजार झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? फिनलैंड। फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है, फिनलैंड। भारत की आइए कुछ और महत्वपूर्ण झीलों के नाम पर बात कर लेते हैं। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच स्थित है। हुसैन सागर हैदराबाद में है। अलसूर जो झील है वो बेंगलुरु में है। सांभर झील राजस्थान में है। पिचोला झील राजस्थान के उदयपुर में है। उलर झील जम्मू कश्मीर के बांदीपोर में है। सूरजकुंड जो झील है वो हरियाणा के फरीदाबाद में है। रुद्रसागर झील पश्चिमी त्रिपुरा में स्थित है। बेलंदूर झील बेंगलुरु में है। चोलमू झील सिक्किम में है। और उदयपुर को लेक सिटी के नाम से जाना जाता है। ये तो बेसिक फैक्ट्स हो गए। आइए हम लवणता के आधार पर झीलों का वर्गीकरण करें और पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर। तो लवणता के आधार पर झील को मीठे पानी, खारे पानी या खारे खारे झीलों में बांट सकते हैं। लेकिन जो पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर झीलों का वर्गीकरण है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है यूपीएससी के एग्जाम को देखते हुए। पहला है, ध्यान दीजिएगा, ओलिगोट्रॉपिक झील। ओलिगोट्रॉपिक का मतलब जब बहुत कम पोषक तत्व हो। जब बहुत कम पोषक तत्व हैं तो उन झील को क्या बोलेंगे? ओलिगोट्रॉपिक। ओलिगोट्रॉपिक। उसके बाद जब पोषक तत्वों की मात्रा मध्यम हो, बीच की मात्रा हो, उनको क्या बोलेंगे? मेसोट्रोपिक। मेसोट्रोपिक। और फिर तीसरा है यूट्रोपिक। यूट्रोपिक का मतलब बहुत ज्यादा पोषक तत्व हो जाए, जब प्रदूषण पैदा करने लगे। यूट्रोपिक। यूट्रोपिकेशन हमने पिछले क्लास में आपसे चर्चा किया है यूट्रोपिकेशन के बारे में। तो पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर झीलों को तीन भागों में बांट सकते हैं: ओलिगोट्रॉपिक, मेसोट्रॉपिक और यूट्रोपिक। भारत में या तो जो झीलें, जितनी सारी झीलें हैं, या तो यूट्रोपिक हैं, मतलब पोषक तत्व बहुत ज्यादा हैं, प्रदूषित हैं, नष्ट होने की स्थिति में आती जा रही हैं, या मेसोट्रोपिक हैं, मतलब मध्यम मात्रा में पोषक तत्व है। तो भारत में झीलें कैसी हैं? या तो यूट्रोपिक हैं या मेसोट्रोपिक हैं। ठीक है। आइए, भारत की जो झीलें हैं, यूट्रोपिक झीलें, वो ओलिगोट्रोपिक से कैसे अलग होती हैं। तो ओलिगोट्रोपिक और यूट्रोपिक झीलों में जो महत्वपूर्ण अंतर है, आइए इस चार्ट के जरिए उसको समझते हैं। जो ओलिगोट्रोपिक जो झील है उनमें जलीय पौधों का उत्पादन बहुत कम कम होता है। और यूट्रोपिक झीलों में यूट्रोफिकेशन के कारण, मतलब पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाने के कारण, जलीय पौधों का उत्पादन समाप्त हो गया है। यानी कि जलीय पौधे अब वहां पे उत्पादित नहीं हो पा रहे हैं। आइए जलीय जीवों की बात करें। तो जीवों पौधों में तो कोई खास अंतर नहीं है। दोनों का जीवन एक ही माहौल में होता है। एक ही प्रकार के पोषक पोषक तत्व उनको चाहिए उनको आगे बढ़ने के लिए। तो जब जहां पर अगर पौधों का उत्पादन कम हो गया तो जलीय जीवों का भी उत्पादन ओलिगोट्रोपिक में कम होता है। लेकिन यूट्रोपिक में जलीय जीवों जो होते हैं वो यूट्रोपिकेशन के कारण समाप्त हो जाते हैं। फिर तीसरा जो पॉइंट है, जलीय पौधे में पोषक तत्वों का प्रवाह। तो ये जो पोषक तत्वों का प्रवाह है ओलिगोट्रोपिक में कम होता है, यूट्रोपिक में ज्यादा होता है। इसके अलावा हाइपोलिम्नियम में जो है, जो निचली परत है झील की, वहां पे ऑक्सीजन की क्या स्थिति है? जो निचली परत है हाइपोलिम्नियम, वहां पे ऑक्सीजन होता है कहाँ पे? ओलिगोट्रोपिक झीलों में होता है।
लेकिन यूट्रोपिक झीलों में ऑक्सीजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा है। पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा है तो शैवाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं, बढ़ के नीचे बैठने लगते हैं। तो जब नीचे बढ़ने लगते हैं तो डिकम्पोजर्स जो हैं, जो अपघटक हैं, उनको उनको डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं, उनका अपघटन करना शुरू कर देते हैं। और जब इनका अपघटन होता है तो इस मात्रा में, बड़ी मात्रा में बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन नष्ट होती है। बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन नष्ट होती है इस अपघटन में। और जब ऑक्सीजन, तो झील तंत्र का जो ऑक्सीजन है सारा तो डिकम्पोज में चला जाएगा। जब खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन खत्म होने लगता है। इसके कारण क्या है, वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा अनुपस्थित होती है। अगर गहराई की बात करें तो ओलिगोट्रोपिक जो झील है अधिक गहरी होती है, और यूट्रोपिक झील में उथली होने की प्रवृत्ति होती है। अगर कुल लवण या चालकता की बात करें तो ओलिगोट्रोपिक में लवणता या चालकता आमतौर पर कम होती है, और यूट्रोपिक में ज्यादा होती है। प्रजातियों की बात करें, पौधों की प्रजातियां या पशु प्रजातियां ओलिगोट्रोपिक में ज्यादा होती है और यूट्रोपिक में कम होती है। आइए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा झील है भारत में, अमीनपुर झील। अमीनपुर झील जो है भारत की बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट मानी जाती है। भारत की पहली जैव विविधता विरासत स्थल है अमीनपुर लेक। बड़ा ही महत्वपूर्ण लेक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण झील है। ये हमने चित्र में दाहिनी तरफ दिखाया है आपको। यहाँ दुनिया भर के बड़े महत्वपूर्ण पशु पक्षियां आते हैं, बायोडाइवर्सिटी यहाँ बहुत ज्यादा है। इस जो ये जो झील है, अमीनपुर झील है, इसको जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत देश में पहली जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त है। और ये कहाँ है? तेलंगाना का जो पश्चिमी एरिया है, और एरिया में है, और ये प्राचीन मानव निर्मित झील है। यहाँ समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। जंगल में उगने वाली फसलों की प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। और ये जो स्थल है, जो जैव विविधता विरासत स्थल है, इसको मैनेज कौन करता है? इसको मैनेज करती है स्थानीय रूप से गठित जैव विविधता प्रबंधन समिति करती है। वहां जो जैव विविधता प्रबंधन समिति है ना, वो करती है। तो अमीनपुर जो झील है भारत की पहली जैव विविधता विरासत स्थल है, और ये तेलंगाना में स्थित है। आइए, एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पर बात करते हैं, एल्गल ब्लूम। पिछली बार हमने यूट्रोफिकेशन के बारे में चर्चा किया था, आज हम बात करेंगे एल्गल ब्लूम क्या है। एल्गल ब्लूम, या इसको हम अगर हिंदी में बात करें, हार्मफुल एल्गल ब्लूम। हाँ, अगर संक्षिप्त फॉर्म में HAB, एच से हार्म, हार्मफुल, ए से एल्गल, बी से ब्लूम। हार्मफुल एल्गल ब्लूम, इसको हिंदी में कहेंगे हानिकारक शैवालों का प्रस्फुटन। और इसी को लाल ज्वार भी कहते हैं, ऐसा ज्वार जिसका रंग लाल हो जाए। हालांकि वो हरा भी हो जाता है और भी विभिन्न कलर आते हैं, लेकिन ये लाल ज्वार के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। तो देखिए, हानिकारक शैवालों का प्रस्फुटन या एल्गल ब्लूम है क्या? जो शैवाल है या फाइटोप्लैंक्टन है, यह तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों के लिए ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं और भोजन भी प्रदान करते हैं। उनके सर्वाइवल के लिए फाइटोप्लैंक्टन बहुत ही जरूरी होते हैं। लेकिन पर्यावरण की जब स्थिति उनके प्रतिकूल होने लगे का मतलब, जब उनको बड़ी मात्रा में पोषक तत्व मिलने लगे, तो जब बहुत ज्यादा पोषक तत्व मिलेगा, ज्यादा भोजन मिलेगा, तो उनमें ज्यादा कोशिकाओं का निर्माण होगा, ज्यादा सेल्स पैदा होंगे। और ये ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा होने लगता है। ये जो बहुत ज्यादा उत्पादन है शैवाल का, वही एल्गल ब्लूम कहलाता है। ये जो दाहिनी तरफ हमने चित्र में दिखाया है ना, हरे रंग का, हरे रंग का, ये एल्गल ब्लूम का उदाहरण है। जरूरत से ज्यादा पोषक तत्वों के मिलने से उनकी मात्रा बढ़ने लगती है।
और इसी को हम लाल ज्वार या भूरा ज्वार भी कहते हैं, रेड टाइड या ब्राउन टाइड भी कहते हैं। ज्यादातर जो प्रस्फुटन होते हैं, ब्लूम जो है, एल्गल ब्लूम हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन कुछ जहरीले होते हैं, कुछ जहरीले होते हैं, और इतने जहरीले होते हैं कि ये मछली, पक्षियों, समुद्री स्तनधारियों और मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। और इसी जहरीलेपन की वजह से, ये हमने दाहिनी तरफ के चित्र में दिखाया है, ये जो लाल रंग का आप देख रहे हैं ना, ये एल्गल ब्लूम ही है। एल्गल ब्लूम, शैवाल प्रस्फुटन बहुत ही खतरनाक होने लगता है जब ये अनियंत्रित होने लगता है, और इसी को हार्मफुल एल्गल ब्लूम या HAB कहते हैं। हार्मफुल एल्गल ब्लूम या HAB कहते हैं। इनकी प्रक्रिया होती कब है, कैसे कैसे स्टार्ट होती है? इनकी प्रक्रिया तब होती है जब शैवाल समूह नियंत्रण के बाहर हो जाते हैं, और जब इनकी ग्रोथ नियंत्रण के बाहर हो जाती है तो आसपास के जीवों को प्रभावित करने लगती है, जहर पैदा करने लग, जहरीले हो जाते हैं। जो मीठे पानी की झीलें हैं या जलाशय हैं, उनमें जो प्रस्फुटन है वो किसकी वजह से होता है? साइनोबैक्टीरिया की वजह से होता है। साइनोबैक्टीरिया, इसी को हिंदी में कहते हैं नील हरित शैवाल। साइनोबैक्टीरिया को ही नील हरित शैवाल कहते हैं। और इसी में जब पोषक तत्वों की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाती है, तो जो मीठे पानी की झीलों और जलाशयों में जो प्रस्फुटन होता है, जो ब्लूम होता है, वो एल्गल ब्लूम कहलाता है। किसकी वजह से होती है? साइनोबैक्टीरिया की वजह से होती है। नील हरित शैवाल का जो प्रस्फुटन है, कृषि और शहरी अपवाह से सीधा संबंध है, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए वहाँ के आसपास के इलाकों में जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजनी पदार्थ, नाइट्रोजनी पोषक तत्व, फास्फोरस पोषक तत्व इस्तेमाल किए गए हैं। तो बारिश से, बारिश के पानी से वो क्या होते हैं, वो बहते हुए उन झीलों तक, वो जल निकायों तक, उन वाटर बॉडीज तक पहुंच जाते हैं, और वो क्या करते हैं, साइनोबैक्टीरिया के प्रभाव को, विकास को प्रोत्साहित करता है। अमेरिका में ये लाल ज्वार काफी आ रहा है, और फ्लोरिडा में ये जो बाईं तरफ का जो चित्र देख रहे हैं ना, यही एल्गल ब्लूम है। एल्गल ब्लूम शैवाल प्रस्फुटन है। अमेरिका के फ्लोरिडा में आ रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहा है। और किसकी वजह से आ रहा है, ये नाम आपको याद रखना है, करेनिया ब्रेविस की वजह से आ रहा है। जिस शैवाल का नाम है वो है, उस शैवाल का नाम है करेनिया ब्रेविस। और यही जो करेनिया ब्रेविस है, इसी शैवाल की में जब पोषक तत्वों की मात्रा बहुत बढ़ जा रही है, तो वो लाल ज्वार को पैदा कर रहा है। और ये कहाँ पे है? टैंपा की जो खाड़ी है ना, मैक्सिको की खाड़ी के पास, वहीं पे आ रही हैं, और ये बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। हर साल गर्मियों में घटित होता है। तो ये जो शैवाल की प्रजाति है करेनिया ब्रेविस, ये असल में डाइनोफ्लैगलेट की एक प्रजाति के कारण होती है। करेनिया ब्रेविस जो है एक तरह की डाइनोफ्लैगलेट नामक शैवाल की प्रजाति है। ये हमने बाईं तरफ के चित्र में, दाहिनी तरफ के चित्र में दिखाया है। करेनिया ब्रेविस एक तरह का डाइनोफ्लैगलेट है, एक तरह का डाइनोफ्लैगलेट ये शैवाल है। और आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, जो इसकी जो पूंछ है इस शैवाल की, वो क्या करती है, ये फ्लैगला, क्योंकि इसमें फ्लैगला, ये जो पूंछ है, इसी पूंछ की वजह से ये वाटर में स्पिन कर सकती है। और ये जब फैलने लगती है तो ये पूरे इलाके को बहुत ही जहरीला बनाने लगती है और पर्यावरण को नष्ट करती है। करेनिया ब्रेविस एक तरह का डाइनोफ्लैगलेट है, एक तरह का शैवाल है, जो कि रेड टाइड एक मिथ्या नाम है। मिथ्या नाम ये इसलिए है क्योंकि ये रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, और ब्राउन भी हो सकता है। तो हालांकि आमतौर पे चर्चा जो इसकी जो होती है, वो रेड टाइड के रूप में ही होती है, लेकिन ये रेड टाइड एक मिथ्या नाम है। ये नारंगी भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है, और लाल भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है। तो ये उस सवाल की प्रजाति पर निर्भर है
इस सवाल की प्रजाति कब कैसे है, और ये कब होती है जब पोषक तत्वों की सांद्रता बहुत बढ़ जाती है, लवणता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और एक और महत्वपूर्ण वजह है तापमान की अधिकता। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी वजह है शैवाल प्रस्फुटन की, एल्गल ब्लूम की। तो पोषक तत्वों की सांद्रता तो है ही एक महत्वपूर्ण वजह, लवणता एक महत्वपूर्ण वजह है, लेकिन तापमान की अधिकता भी एक महत्वपूर्ण वजह बनती है इस एल्गल ब्लूम की, इस शैवाल प्रस्फुटन की। और ये असमान तरीके से प्रस्फुटन पैदा करती है, ब्लूम पैदा करती है। आइए इस चित्र के जरिए हम एल्गल ब्लूम को थोड़ा और समझते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं एल्गल ब्लूम को। एल्गल ब्लूम के कारण क्या है? एक्सेस फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में अगर फास्फोरस और नाइट्रोजन बनते हैं तो एल्गल ब्लूम पैदा करते हैं। ये कैसे आते हैं? एग्रीकल्चर से आते हैं, हमारे घरों में जो सीवर है, सीवेज है, उसके जरिए आते हैं, या बारिश के पानी से बह के आते हैं, और फिर मिट्टियों का जो अपरदन है उसकी वजह से आता है। तो ये महत्वपूर्ण कारण है एल्गल ब्लूम के। इसके अलावा जो दूसरा कारण है वो क्या है? वार्मर वाटर टेम्परेचर। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में जो पॉइंट दिखा है ना, अगर वाटर टेम्परेचर वार्मर हो, बढ़े, अभी मैंने बताया ग्लोबल वार्मिंग बड़ी वजह है। अनफिल्टर्ड सनलाइट, अगर सनलाइट अनफिल्टर्ड तरीके से आ रही है तो भी एल्गल ब्लूम की वजह बनती है। तो अनफिल्टर्ड सनलाइट किन कारकों से होता है? ओजोन की परत अगर हल्की हो जाए तो वो सनलाइट को क्या करेगी? अनफिल्टर्ड बनाएगी। उसका जो छनने की जो प्रक्रिया है, ओजोन की जो ऊपरी सतह है वो यही तो करती है ना, आपके ओजोन को, आपके वहां जो ओजोन की जो परत है वो सूरज की रोशनी की जो हानिकारक चीजें वो वहां रोक लेती है, और वो छन के इंफ्रारेड जो है धरती तक आती है। स्टैग्नेंट वाटर, अगर वाटर अगर रुके हुए इलाकों में है तो वो भी एल्गल ब्लूम पैदा करता है। यहाँ आप देखिए चित्र में बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सेसिव न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो रही है। मतलब इन सारे कारणों से नाइट्रोजन फास्फोरस बड़ी मात्रा में आ रहा है, और बड़ी मात्रा में आ रहे हैं तो बड़े पैमाने पर यहाँ क्या पैदा हो रहा है? आपके एल्गल ब्लूम जन्म ले रही है, एल्गी बहुत अनियंत्रित तरीके से वृद्धि कर रही है। और इसी अनियंत्रित तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा अपव्यय होता है, बहुत ज्यादा खर्च होने लगता है। जब बहुत ज्यादा खर्च होने लगता है तो ऑक्सीजन वहां पे सीमित मात्रा में जब खर्च हो गया तो बचा क्या? कम हो गया, नहीं रह गया। और ऑक्सीजन की जो नहीं मात्रा है उसको रेड साइड में हमने यहाँ पे दिखाया है, उसको बोलते हैं हाइपोक्सिक जोन। हाइपोक्सिक जोन इस इलाकों के बोलते हैं। ये जो हाइपोक्सिक इलाका है उसी की वजह से ऑक्सीजन खत्म होने लगता है, खत्म हो जाता है, उसी को हाइपोक्सिक जोन कहते हैं। और फिर क्या होता है? स्थितियां अनियंत्रित तरीके से हमारे हमारे लिए नुकसान नुकसान की स्थिति जन्म लेती है। आइए इससे प्रभाव क्या होता है? ह्यूमन हेल्थ, इंसान का स्वास्थ्य प्रभावित होता है एल्गल ब्लूम की वजह से। स्किन रैशेस, इलनेस, साइनोटॉक्सिन्स। किस तरह की बीमारी होती है? साइनोटॉक्सिन्स, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया होते हैं तो जो जहर पैदा करेंगे साइनोटॉक्सिन्स हैं। नॉक्सियस ऑडर्स जन्म लेते हैं। ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेशन होता है, मतलब पानी, पीने का पानी प्रदूषित होने लगता है। इकोसिस्टम तबाह होने लगता है। इन्वायरमेंट में डेड जोन बनने लगते हैं। डेड जोन हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था। डेड जोन का वो इलाका जहां पर अत्यधिक यूट्रोफिकेशन की वजह से इकोलॉजी में अनियंत्रित तरीके से नुकसान और जलीय जीवों की मृत्यु होने लगती है। एसिड रेन, अम्ल वर्षा होती है। नीचे वाले पॉइंट पर अगर देखिए, अगर इकोनॉमी की बात करें तो एक्सपेंसिव वाटर प्यूरिफिकेशन, पानी का जो प्यूरिफिकेशन है वो बहुत खर्चीला होने लगता है। कॉमर्शियल फिशिंग लॉसेस, मछली जो व्यापार है, वो उद्योग है, वो तहस नहस होने लगता है। टूरिज्म से मिलने वाला रेवेन्यू खत्म होने लगता है, क्योंकि पर्यटक आना बंद कर देंगे। जब वहां पे ये जहरीला वातावरण होगा तो पर्यटक आएंगे क्यों?
और वहां की अर्थव्यवस्था नष्ट होने लगती है। तो ये एल्गल ब्लूम कितना खतरनाक है आप समझ सकते हैं। क्या हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन पर्यावरण के लिए संकट है? जी हाँ, बहुत बड़ा संकट है। जब एक तो जो जो समुद्र तट के किनारे जो जीवन जो लोग निवास करेंगे वो तो उसी भोजन पर निर्भर करते हैं, तो उनमें टॉक्सिन्स फैल जाते हैं, जहर फैल जाते हैं। वो आपके वो फूड फूड चेन के जरिए आप इंसान के शरीर में पहुंचती है, नुकसान करती है शरीर को। इसके अलावा आसपास के जो जो वातावरण होता है, जो हवा होती है, वो जहरीली हो जाती है। जहरीली इसलिए हो जाती है कि वहाँ जो वायुमंडल में जो कण है वो टॉक्सिन युक्त कण हो जाएंगे, तो वो एरोसाल के जरिए सांस के रास्ते आपके शरीर में पहुंचेगा और आप में सांस की तकलीफें पैदा करेगा इंसान के अंदर। तो जो हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन है इतना नुकसान करता है। कैसे इसको नियंत्रित कर सकते हैं? पहला नियंत्रण का उपाय है, यह मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। मुख्य परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन से क्या तात्पर्य है, उसके नियंत्रण के उपायों पर चर्चा करिए। हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन यानी कि हार्मफुल एल्गल ब्लूम, जिसको अंग्रेजी में संक्षिप्त में एच ए बी कहते हैं। तो पहला नाइट्रोजन परीक्षण किया जाए, एन टेस्टिंग इसको बोलते हैं, एन से नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन टेस्टिंग की जाएगी तो फसलों के लिए जो आवश्यक उर्वरक है उसमें नाइट्रोजन की कितनी मात्रा एक्सेस हो रही है, जिससे वो बहकर बारिश के रास्ते या दूसरे तरीकों से जल निकायों में वाटर बॉडीज में पहुंच रहा है, तो हम ये टेस्टिंग करके वहाँ नाइट्रोजन के एक्सेस को हम कम कर सकते हैं। जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हम अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग फार्मिंग को बढ़ावा देंगे तो शैवाल की जो वृद्धि है, जो अनियंत्रित वृद्धि है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा वाहनों और बिजली संयंत्रों से नाइट्रोजन उत्सर्जन में कमी लाया जाए और डिटर्जेंट में फास्फेट पैदा करने वाले तत्वों के उपयोग को कम किया जाए, क्योंकि वही फास्फेट आगे चलकर एल्गल ब्लूम को जन्म देता है। भारत ने क्या किया इस दिशा में, ये भी आपके मेंस का सेकंड पार्ट है। नियंत्रण के क्या उपाय हैं, तो आप ऊपर के उपाय के साथ जो पार्ट बी लिखेंगे उसमें भारत में कैसे कौन से उपाय किए गए हैं जिसकी मदद से हम एल्गी प्रस्फुटन, शैवाल प्रस्फुटन को रोक सकते हैं। भारत में एल्गल ब्लूम इंफॉर्मेशन सर्विस लॉन्च की गई है। ये क्या करता है, इस सर्विस की मदद से हमें पता चल सकता है कि उस इलाके में एल्गल ब्लूम की स्थिति आई है, नहीं आई है, आ सकती है, क्या चैलेंजेस हैं, उसकी जानकारी मिल सकती है। एल्गल ब्लूम इंफॉर्मेशन सर्विस, ABIS, साल 2009 में इसरो ने एक उपग्रह लॉन्च किया है समुद्री संसाधनों की निगरानी के लिए। उसका नाम है ओशन सैट 2। ओशन सेट 2 बड़ा महत्वपूर्ण उपग्रह है, सैटेलाइट है, जिसकी मदद से हम न केवल हिंद महासागर के स्वास्थ्य पर नजर रख सकते हैं, बल्कि हम दूसरे जो मित्र देश हैं उनको भी बता सकते हैं कि देखिए आपके इस इलाके में एल्गल ब्लूम की स्थिति आने वाली है, आप अपनी तैयारी कर लीजिए, जिससे आप उस संकट को कंट्रोल कर सकते हैं। एल्गल ब्लूम जलवायु परिवर्तन से कैसे जुड़ा हुआ है, तो अभी मैंने आपको बताया कि एक तो तापमान बढ़ने से एल्गल ब्लूम की मात्रा बढ़ जाती है, और दूसरा अगर जलवायु में परिवर्तन आता है तो इन घटनाओं की संख्या बढ़ सकती है, इनकी गंभीरता बढ़ सकती है, और इनसे जो अभी प्रभाव कम दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में ये बड़ा संकट पैदा कर सकता है, बड़े संकट को जन्म दे सकता है। पिछले क्लास में हमने यूट्रोफिकेशन बताया था, तो यूट्रोफिकेशन और एल्गल ब्लूम में फिर अंतर क्या है? क्या अंतर है बताइए? यूट्रोफिकेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नाइट्रेट्स और फास्फेट पोषक तत्वों की अधिक मात्रा वाटर बॉडीज में आती है और जिससे सवाल की अत्यधिक वृद्धि होती है, और इसके बाद ही यूट्रोफिकेशन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही एल्गल ब्लूम जन्म लेता है। यानी कि यूट्रोफिकेशन प्रक्रिया है
और एल्गल ब्लूम उसका रिजल्ट है। एल्गल ब्लूम उसका रिजल्ट है, यूट्रोफिकेशन प्रक्रिया से ही एल्गल ब्लूम होता है। तो ये है, आज हमने लेक इकोलॉजी के बारे में बात किया।